हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अभी तक हमने सेंट्रल डॉग्मा के सारे स्टेप्स किए थे कि हाउ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए इज ट्रांसफर टू द एक्सप्रेसिबल फॉर्म दैट इज अ प्रोटीन। उसमें ट्रांसफ़र कैसे हो जाती है, तो हमने ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, आरएनए स्प्लाइसिंग, ये सारे प्रोसेस किए थे। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन का मतलब है कंट्रोल, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए की में, इसकी एक्सप्रेशन हो रही है किस फॉर्म में? प्रोटीन में। इन्फॉर्मेशन डीएनए में है और एक्सप्रेशन कैसे जा रहा है? प्रोटीन में जा रहा है। तो जब डीएनए से इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में जा रहा है तो बहुत सारे स्टेप्स आ रहे थे। रेगुलेशन का मतलब है कि राइट टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो स्टेप्स हो रहे हैं डीएनए से प्रोटीन बनाने में, उन स्टेप को चेक भी किया जाए ताकि हमारी सही टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज हो। रेगुलेशन का मतलब यही है कि हम कंट्रोल करें कि डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग जो होनी है, तो सही राइट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए सेंट्रल डॉग्मा के हर स्टेप को कंट्रोल किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो क्या हुआ? चेकिंग द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू प्रोटीन। लेकिन ये जो चेकिंग है सिर्फ एक स्टेप में नहीं होती। जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के बहुत सारे स्टेप हैं तो हर स्टेप पर इसकी चेकिंग की जाती है। लेकिन ये सिर्फ किसमें होता है? यूकैरियोट्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में। प्रोकैरियोट्स में भी रेगुलेशन होता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही स्टेप पे होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल। मतलब जो हमारा हायर ऑर्गेनिज्म में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, इट इज़ ए मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, कि बहुत सारे स्टेप्स पर उसकी चेकिंग की जाती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही स्टेप पर चेकिंग की जाती है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। तो कौन कौन से लेवल पर हम रेगुलेशन करते हैं? सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, उस वक्त चेक किया जाता है कि राइट टाइप ऑफ, रिक्वायर्ड टाइप ऑफ जीन एक्सप्रेस हो रही है कि नहीं, या जो हमें रिक्वायर्ड है वो बने ना और कोई और बननी शुरू हो जाए। ठीक है। दूसरा, जब हमारी प्रोसेसिंग होती है, आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए होता है, उस स्टेप पर भी क्या है? चेकिंग की जाती है। तीसरी चीज क्या है? जब मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किया जाता है कि उसमें सही टाइप ऑफ यूटीआर रीजन्स आए हैं कि नहीं। यूटीआर रीजन्स क्या थे? अनट्रांसलेटेड रीजन्स, जो फ्लैंक्ड करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स को 5 एंड की तरफ भी और 3 एंड की तरफ भी। उस सारी चीजों को चेक करना क्या कब होगा? जब मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ रहा है। और चौथा लेवल जहां पर चेकिंग की जाती है, दैट इज ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम भी चेक किया जाता है कि क्या सही टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुई है या अनवांटेड प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि जब हम डीएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, वो जो प्रोटीन बना रहे हैं वो सही बन रही है कि नहीं, वो ज़रूरत के हिसाब से बन रही है कि नहीं, वो बॉडी को रिक्वायर्ड भी है कि नहीं। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स पर हम क्या है? चेक करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो हमें ज़्यादा ये एक हायर स्टडीज़ की बात है, तो यहाँ पर आप सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि कैसे रेगुलेशन की जाती है। हम सिर्फ कौन से लेवल की रेगुलेशन पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल की, कि जब डीएनए से आरएनए बनता है उस वक्त कैसे हमारी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि डीएनए में क्या है? जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, उसमें क्या था? प्रमोटर रीजन था, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स थी, फिर हमने क्या किया था?
टर्मिनेटर जीन्स की थी। आपको याद होगा हमारी एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट थी, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, और फिर क्या आ गया था हमारा टर्मिनेटर, ये आया था, है ना। ये सारी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है हमारी। तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं डीएनए से आरएनए, तो उसमें एक ही स्ट्रैंड एक्ट करता है टू सिंथेसाइज आरएनए। उसे हम क्या बोलते थे? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते थे। ठीक है। और दूसरी बात, हमने ये जो स्ट्रक्चरल जीन का स्ट्रक्चर किया था, ये भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता था। जैसे हम बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोट्स, यहाँ पर एक ही जीन प्रेजेंट होती है, मतलब एक ही जीन एक ही प्रोटीन बनेगी। यहाँ से मोनोसिस्ट्रॉनिक पढ़ा था हमने। जबकि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, ये जो स्ट्रक्चरल जीन होती है, इसमें कई जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो अलग टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएगी, जिसे हम क्या बोलते थे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है। तो अब हम सिंपल प्रोकैरियोटिक कंट्रोल पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो उसको पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, क्या है वो? ऑपरॉन। ऑपरॉन क्या है कि ये जो हमने जीन्स देखी हैं, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर, ठीक है, इन सब का क्लस्टर, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऑपरेटर, और कुछ रेगुलेटरी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इन सारों का क्लस्टर क्या कहलाता है? ऑपरॉन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में सिर्फ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर होती है, लेकिन जब हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ये इन तीनों चीजों को, प्रमोटर को, स्ट्रक्चरल जीन को और टर्मिनेटर को कंट्रोल करने वाले भी कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑपरेटर हो गया, रेगुलेटरी जीन्स हो गई। तो इन सब का गुच्छा, प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? ऑपरॉन। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हम कहें ग्रुप ऑफ जीन्स, क्या कहलाता है? ऑपरॉन कहलाता है। तो आपकी बुक में सिंपल एक लैक ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट दे रखा है। लैक मीन्स लैक्टोज। लैक्टोज ऑपरॉन की लैक्टोज को डाइजेस्ट कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कैसे सिंथेसाइज होंगे? तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जैकब एंड मॉन्ड। उन्होंने दिया था इन 1961। जैकब एंड मॉन्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था लैक ऑपरॉन का। तो लैक ऑपरॉन में क्या है बच्चे? लैक मीन लैक्टोज। ठीक है। अब लैक्टोज एक शुगर है ना। शुगर को डाइजेस्ट कराने के लिए क्या होने चाहिए? एंजाइम प्रेजेंट होने चाहिए। तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए क्या है? एंजाइम काम करने चाहिए। तो ऑपरॉन क्या कहता है कि ये जो एंजाइम सिंथेसाइज होंगे लैक्टोज को, ये कैसे सिंथेसाइज होंगे? ठीक है। मान लो मैं कहूँ मैंने अपने ई कोलाई, एक हम, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने समझो एक ई कोलाई बैक्टीरिया ले लिया अपनी लैब में और मैंने उसको ग्लूकोज मीडियम में ग्रो कराया। ठीक है। ग्लूकोज मीडियम में ग्रो कराने के लिए ग्लूकोज तो क्या है? पहले ही एक सिंपल शुगर है, उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो ई कोलाई उसको डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेगा और अपनी एटीपी बनाएगा, है ना। तो वहां पर क्या शुगर्स को, या हम कहें पॉलीसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड को ब्रेक करने वाले एंजाइम चाहिए जब हम ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे? नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे समझो कि मेरे पास एक ये ऑपरॉन है जिसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं, Z, Y, A। उसी के साथ एक रीजन प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे ऑपरेटर। उसी के साथ एक रीजन प्रेजेंट है प्रमोटर, और उसी के साथ एक रीजन प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे रेगुलेटरी
जीन बोलेंगे। तो ये सारी क्लस्टर ऑफ जीन्स क्या कहलाई जाएंगी बच्चे? ऑपरॉन। अब हम कौन सा ऑपरॉन पढ़ रहे हैं? लैक ऑपरॉन। तो लैक ऑपरॉन में कितनी जीन्स हैं बच्चे? 3, ZYA। तो ये कैसी कंडीशन है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लोअर ऑर्गेनिज्म में एक ही ऑपरॉन में कितनी, या एक ही ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है। तो जैकब एंड मॉन्ड ने क्या देखा कि जब मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया को सिंपल ग्लूकोज शुगर पर ग्रो कराया, तो उसका जो ऑपरॉन है, या हम कहें लैक ऑपरॉन की जितने भी एंजाइम हैं, Z है, Y है, A है, इनसे जो एंजाइम बनने हैं दे आर नॉट सिंथेसाइजिंग। जैसे मैं कहूँ Z जीन से कौन सा एंजाइम बनना था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो लैक्टोज को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। Y जीन से क्या बनना था? परमीएज। परमीएज क्या होता है? जो परमिबिलिटी को, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, ताकि मीडियम में जो शुगर प्रेजेंट है वो अंदर आ सके। और A जीन है जो ट्रांस एसिटाइलेज, जो एसिटाइल ग्रुप ऐड करवाएगा गैलेक्टोसाइडेज में। तो ये 3 जीन काम करनी है किसके लिए? लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए। किसको करने के लिए? लैक्टोज शुगर को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि लैक्टोज से हमें एनर्जी नहीं मिल सकती, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लैक्टोज से एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी किससे मिलेगी? जब वो सिंपल शुगर में टूट जाएगा, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है। तो ये 3 जीन्स हैं जिनका फंक्शन है, जो कौन कौन से एंजाइम्स बना रहे हैं। तो पहला स्टेज है जब ई कोलाई में हम क्या है, कोई भी लैक्टोज नहीं प्रोवाइड कर रहे, नो लैक्टोज इज प्रोवाइडिंग, या हम कहें हम सिंपल शुगर प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लूकोज। ठीक है। तो अब लैक्टोज नहीं है मीडियम में, तो क्या होगा? क्या ये जीन्स ट्रांसक्राइब्ड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही रेगुलेशन कहता है कि लैक्टोज को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर जरूरत नहीं है तो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज किए जाते हैं वो भी नहीं बनने चाहिए। तो जब जिस प्रोटीन की हमें जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो जीन ट्रांसक्राइब्ड नहीं होनी चाहिए। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? रेगुलेशन। मान लो मैं कहूँ कि ग्लूकोज प्रोवाइड कर रखा है और फिर भी मैं क्या कर रही हूँ? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है इसकी, और फिर इससे क्या बन जाएंगे? ये एंजाइम बन जाएंगे। और हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें बहुत एनर्जी लगती है। तो हमारी एनर्जी क्या होगी? वेस्ट होगी, कि जिस प्रोटीन की जरूरत भी नहीं हमें, फिर भी वो बन रही है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ? रेगुलेशन आ गया। रेगुलेशन हर लेवल पर होने लगा। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या होगा कि जब हम ई कोलाई को लैक्टोज ना प्रोवाइड कराकर हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके ऑपरॉन में एक जीन प्रेजेंट है, रेगुलेटरी जीन। वो क्या है? एक रिप्रेसर सिंथेसाइज करेगा। रिप्रेसर क्या है? रिप्रेस क्या है? जो स्टॉप कर दे। ये रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर रीजन भी हमारा ऑपरॉन में प्रेजेंट है। क्या बताया हमने कि ऑपरॉन में हमारी एक जीन प्रेजेंट है, रेगुलेटरी जीन। वो एक्टिव हो जाएगी कब? जब हम लैक्टोज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा नॉर्मल कंडीशंस है। नॉर्मल आपने ग्लूकोज दे रखा है, तो उससे क्या है? एक प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे रिप्रेसर। ये रिप्रेसर कहाँ बाइंड कर जाएगा? आपके ऑपरेटर पर बाइंड कर जाएगा। जब ये ऑपरेटर पर बाइंड कर गया, और हमें पता है आपका आरएनए पॉलीमरेज है, वो कहाँ बाइंड करता है? प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करके फिर वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है। हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था। तो जब ये ऑपरेटर पर कोई प्रोटीन जुड़ी हुई है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर सकता। नहीं मूव करेगा तो जीन्स क्या हो जाएंगी? इनएक्टिव, नो ट्रांसक्रिप्शन।
कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ये कोई भी एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा। ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है जब आपने बैक्टीरिया को क्या है, सिंपल शुगर दे रखा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अब आप ग्लूकोज ना देकर मीडियम में क्या दो, लैक्टोज। अब लैक्टोज हमें पता है एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसकी ब्रेक डाउन होनी चाहिए। ब्रेक डाउन कराने के लिए क्या है, इसके ब्रेक डाउन कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो सिंथेसाइज होने जरूरी है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने लैक्टोज प्रोवाइड करा, ये क्या है, लैक्टोज प्रोवाइड करा आपने मीडियम में, तो वो जो रिप्रेसर बन रहा था रेगुलेटरी जीन से, वो लैक्टोज के साथ बाइंड कर जाएगा। तो अब रिप्रेसर फ्री नहीं रहा, वो किसके साथ जुड़ गया, लैक्टोज के साथ जुड़ गया। अब लैक्टोज के साथ जुड़ गया तो वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड होकर आगे क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन कर देगा, जो क्या बनाएंगी, हमारे एंजाइम्स बनाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चे कि इन तीनों जीन की एक्सप्रेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करी, जब आपने लैक्टोज प्रोवाइड कराया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है ये, इंड्यूसर। ठीक है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं, इंड्यूस करा रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स करा रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या है, ये ऑपरॉन इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही आपने लैक्टोज मीडियम में प्रोवाइड कराया, ये ऑपरॉन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में ये जो ऑपरॉन है वो स्टॉप रहता है, जब तक आप मीडियम में लैक्टोज नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक ये क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन है इसकी, एक्चुअल में तो ये क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड कर जाएगा। जैसे ही आपने लैक्टोज प्रोवाइड कराया तो अब रिप्रेसर फ्री नहीं है टू बाइंड विद दी ऑपरेटर, तो इन जीन्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, इनसे क्या बनेंगी, प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स लैक्टोज को ब्रेक करना शुरू कर देंगी। जब लैक्टोज ब्रेक होना शुरू हो गया बच्चे, तो क्या होगा, क्या वो लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड हो पाएगा, क्योंकि लैक्टोज की तो ब्रेक डाउन हो गई। तो जैसे ही ये ऑपरॉन एक्टिव हो जाता है, दोबारा से उसमें क्या आनी शुरू हो जाएगी, इनएक्टिविटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लैक्टोज की तो क्या हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारी जीन्स एक्सप्रेस होती हैं, ना कि ऐसे ही एक्सप्रेस होती है। हमारी कंडीशंस के हिसाब से जीन्स क्या हैं, एक्सप्रेस होती रहती हैं। जैसे कि यहाँ आपकी बुक में एक टर्म लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो, इन सिंपल टर्म इट इज ए मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, द डेवलपमेंट। तो ये सारी कंडीशन क्या, मेटाबोलाइक आपने प्रोवाइड करा है, मान लो आप ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब लैक्टोज वाली जीन्स की जरूरत ही नहीं है। जब लेकिन लैक्टोज आपने प्रोवाइड करा तब उन जीन्स की जरूरत पड़ी। फिजियोलॉजिकल कैसी कंडीशन है, कैसा टेम्परेचर है बाहर, एनवायरमेंटल कंडीशन, आपने मीडियम में क्या दे रखा है, तो ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जीन की एक्सप्रेशन को। तो डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो, कि जो एम्ब्रियो जब एडल्ट ऑर्गेनिज्म में बन रहा है, उसमें भी बहुत सारी जो रेगुलेटरी एक्सप्रेशंस कंट्रोल करती हैं जीन को, या हम कहें कि ये भी क्या है, एक रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो एडल्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लैक ऑपरॉन, जिसमें इंड्यूसर की तरह कौन काम कर रहा था बच्चे, लैक्टोज, जैसे आपकी बुक में भी दिखा रखा है। ये सारा आई जीन ने क्या बनाया, रिप्रेसर बनाया जो प्रमोटर के साथ बाइंड कर जाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन
नहीं होगा। प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ऑपरोन। ये कब हुआ? इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब आपने लैक्टोज नहीं दे रखा है। जैसे ही आपने लैक्टोज दिया, ये जो रिप्रेसर बन रहा है इसके साथ कौन बाइंड कर जाएगा? लैक्टोज। अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। तो ये तीनों जीन सिंथेसाइज हो जाएंगे। तो ये था हमारा लैक ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें कौन इंड्यूसर की तरह काम करता है? लैक्टोज। एक और कंपाउंड होता है एलोलैक्टोज, वो भी क्या है? हमारा इंड्यूसर की तरह काम करेगा। एलोलैक्टोज एंड लैक्टोज, दीज आर टू इंड्यूसर दैट एक्टिव द लैक ऑपरॉन, ठीक है। तो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन। ये हमने किस में पढ़ा? प्रोकैरियोट्स में, जिसमें कैसी कंडीशन थी? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? जैकब एंड मॉन्ड ने। तो यहाँ पर हम बच्चे ये चीज समझ सकते हैं कि जो हमारे ऑपरॉन की रेगुलेशन है वो दो तरीके से हो सकती है, इंड्यूसिबल और दूसरा होता है रिप्रेसिबल। कि एक्चुअल कंडीशन में तो ऑपरॉन क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। ऑपरॉन इज इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही आपने कोई इंड्यूसर प्रोवाइड कराया, ये किस में बदल जाएगा? एक्टिव में बदल जाएगा। जैसे हमने लैक ऑपरॉन की बात करी, ठीक है। तो लैक ऑपरॉन कैसा ऑपरॉन है? इंड्यूसिबल ऑपरॉन है, ठीक है। रिप्रेसिबल का मतलब क्या होता है बच्चे? कि एक्चुअल कंडीशन में तो ये एक्टिव है। जितनी भी आपकी अमाइनो एसिड सिंथेसाइजिंग जीन्स होती हैं, दे आर ऑलवेज एक्टिव, क्योंकि बॉडी में लगातार अमाइनो एसिड चाहिए। तो अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने वाली जीन्स क्या हैं? एक्चुअल में एक्टिव हैं। जैसे ही ये एक्टिव हैं तो क्या होगा? अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होंगे। अब ये अमाइनो एसिड एक्सेस में ना सिंथेसाइज हो जाएं, यही अमाइनो एसिड एक्ट करेगा रिप्रेसर की तरह और इसको क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। तो क्या हुआ कि खुद ही की एक्सप्रेशन को रोकना क्या कहलाता है? रिप्रेसिबल ऑपरॉन। तो जैसे जितने भी अमाइनो, जैसे आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमाइनो एसिड है जो अपने ही सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसिबल ऑपरॉन। तो ऑपरॉन हमारे दो तरीके के हैं, इंड्यूसिबल मतलब एक्चुअल में ये इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही मीडियम में प्रोवाइड कराया गया ये क्या हो गया? एक्टिव। रिप्रेसिबल एक्चुअल में ये एक्टिव है, लेकिन जैसे ही मीडियम में इनके सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है ये अपने आप को ही क्या स्टॉप करना शुरू कर देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रेसिबल ऑपरॉन। तो ट्रिप्टोफैन जितने भी अमाइनो एसिड सिंथेसाइज, हिस्टिडीन हो गया, वैलिन हो गया, जितने भी अमाइनो एसिड सिंथेसाइजिंग ऑपरॉन्स हैं दे आर रिप्रेसिबल ऑपरॉन्स, ठीक है। तो ये था हमारा रेगुलेटरी ऑफ जीन एक्सप्रेशन। थैंक यू।